आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, चंदनपुर गांव जो आज भी अपनी पुरानी बातों के लिए काफ़ी मशहूर है। इस गांव के अंदर कुछ ऐसा घटा है जो एक नॉर्मल इंसान की सोच से पूरी तरह से परे है। एक ऐसा दौर था जब इस गांव ने अपनी रिस्पेक्ट के साथ साथ सब कुछ खो दिया था और आज भी इस गांव को सिर्फ एक खंडर के रूप में जाना जाता है। तो आइए जानते हैं खौफ की इस आंधी को और भी करीब से। दोस्तों, मौसम बड़ा ही सुहाना था। चंदनपुर गांव में ऋषभ के साथ उसका पूरा परिवार बिलोंग करता था। काफ़ी सालों से वो वहीं रह रहे थे। पूर्णिमा की वो रात जब सब घरों में मंगल था, तब एक घर ऐसा भी था जहां मंगल नहीं बल्कि रोज रोज दारू की लत और झगड़ों की वजह से कलह उत्पन्न होती थी। आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा था जहां ऋषभ का पूरा परिवार ऋषभ के पापा से शराब छोड़ने की मांग कर रहा था। यह एक दिन की बात नहीं थी जब उसके पापा शराब पीकर घर आते हों। हमेशा हमेशा उनके घर पर लड़ाई झगड़ा होना आम हो गया था। अब ऋषभ का पूरा परिवार इस गांव को छोड़ने पर मजबूर होने लगा, क्योंकि पूरा का पूरा गांव नशेड़ी लोगों से भरा हुआ था। लेकिन कहते हैं जिस गांव को हम छोड़ना चाहते हैं अमूमन वही स्थान हमारे लिए लकी होता है। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे विपरीत हो जाती हैं। चंदनपुर गांव को छोड़ना तो उनके बस की बात नहीं थी, लेकिन ऋषभ अपने पापा को हमेशा समझाया करता था। लेकिन आज गुस्से में ऋषभ का हाथ ही उठ गया और गुस्से में आकर उसने अपने पापा की हड्डी पसली तोड़ दी। इस वक्त ऋषभ की उम्र 21 साल की थी और अब वो रोज रोज लड़ाई और झगड़ों से तंग आ गया था। ऋषभ को इस माहौल में देख उसके सारे घर वाले खामोश थे, क्योंकि आज उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। खैर, जैसे तैसे मम्मी ने उसे शांत किया और घर के आंगन में बैठ गया। लेकिन अब वो अपने घर में रुकने को बिल्कुल भी तैयार ही नहीं था और उसके बाद वो गुस्से से तिलमिलाता हुआ अपने घर से बाहर निकल गया। वो गांव के बस स्टॉप के पास पहुंचा तो उसे वहां भी दूर दूर तक कोई नजर ही नहीं आ रहा था। एक बार फिर उस जगह को वीरान देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल वो जिस बस स्टॉप पर पहुंचा था वास्तव में वो एक ऐसा बस स्टॉप था जहां कोई नहीं आता। यानी कि इस बस स्टॉप पर आना सभी लोगों के लिए सख्त मना था, लेकिन जानबूझकर वो यहाँ चला आया। फिर उसे एहसास हो रहा था कि उसने इस बस स्टॉप पर आकर एक गलती कर दी है। ज़्यादा ध्यान ना देते हुए वो वापस मुड़ा और घर की तरफ निकलने लगा। तभी उसे बस स्टॉप की एक स्टैंड टेबल पर बूढ़ी महिला बैठी हुई नजर आई। उस महिला को देखते ही ऋषभ के बढ़ते हुए कदम एकदम से रुक गए। वो महिला जोर जोर से रो रही थी। इंसानियत के नाते जब ऋषभ उस बूढ़ी औरत के पास गया तो वो एक अजीब सी आवाज़ में बोली, तुमने मेरे पति को कहीं देखा है? उस महिला की ये बात सुनकर ऋषभ के कान खड़े हो गए। ऋषभ ने अपनी गर्दन से ना में जवाब दिया। ऋषभ का आवाज़ सुनकर वो महिला एकदम से उठ गई और अपनी सीट से उठते हुए ऋषभ की तरफ बढ़ने लगी। तभी ऋषभ पीछे हटने लगा और उस महिला की खुकार आवाज़ मात्र से ही ऋषभ तो 2 कदम पीछे हट गया। लेकिन जब वो महिला अपनी जगह से उठी तो ऋषभ ने देखा कि इस महिला की आकृति किसी नॉर्मल महिला से बहुत अलग थी। काफ़ी देर तक तो ऋषभ उसकी पूरी बॉडी को देखता रहा और तभी ऋषभ ने देखा कि उसके पांव पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और वो बहुत गुस्से के साथ शायद ऋषभ को मौत के घाट उतारने के उद्देश्य से उसकी तरफ बढ़ रही थी। ऋषभ अपने कदमों को पीछे हटाने लगा और देखते ही देखते ऋषभ उस महिला से काफ़ी दूर जा खड़ा हुआ। उस महिला का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। तभी ऋषभ मौका पाकर तुरंत ही वहाँ से भागने लगा। लेकिन अब उसने देखा कि ये बस स्टॉप तो चारों तरफ से दीवार से ढका हुआ था। आते वक्त उसने एक छोटी गली चुनी थी जो अब अंधेरे में नजर ही नहीं आ रही थी। और अब वो वक्त था जब ऋषभ ने पूरे गांव पर कहर ढा दिया था। वो भागते हुए मेन दरवाजे के पास गया और दरवाजे पर मौजूद एक ताले को छिन्न भिन्न कर डाला। ताले को एकदम खंडर बना दिया और दरवाज़ा खोलकर वो वहाँ से भाग गया। उस दिन ऋषभ किसी तरह डरते कांपते हुए घर पर पहुँचा और अपने घर पहुँचने के बाद ऋषभ अपनी मम्मी के पास गया। लेकिन इतनी रात होने के कारण उसने अपनी मम्मी को कुछ नहीं बताया और उसके बाद अपने कमरे में चला गया। जैसे ही ऋषभ अपने कमरे में गया तो कमरे के अंदर मौजूद लाइट्स फ्लिप करने लगी। किसी तरह उसने लाइटों को बंद कर दिया और फिर वो लेट गया। ऋषभ को लगा सब कुछ सही हो गया है। उस दिन ऋषभ बहुत आराम के साथ सो गया और पूरी रात सब कुछ एकदम नॉर्मल रहा। लेकिन दूसरे दिन के बाद उस गांव में
खौफ की एक क़यामत ने जन्म लिया। क़यामत का एक ऐसा भीषण तूफान जिसने उस गांव की नींव को हिला कर रख दिया। फिर सुबह होती गांव में एक लाश मिली जो गांव की जवान लड़के लक्ष्मण की थी। लक्ष्मण की लाश को इस तरह पड़ा देखकर हर कोई हैरान रह जाता। जो भी उसके शव को देखता तो दंग होने के साथ साथ पूरा कांप उठता, क्योंकि लक्ष्मण की गर्दन पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी और उसके पूरे बदन में नाखूनों की तरह घाव बने हुए थे। पूरे गांव के लोग लक्ष्मण की लाश के पास इकट्ठा हो गए और सभी के मन में एक बेहुदा सवाल था कि लक्ष्मण की मौत हुई कैसे। अब ये बात बढ़ती जा रही थी। इस बीच गांव में मौजूद लोगों को एक आदमी नजर आया जो पूरा कीचड़ से सना हुआ था। उस आदमी को देखते कुछ लोगों ने उसके ऊपर शक जताया। दरअसल उन लोगों का कहना था कि इस मौत का दावेदार असल में यही आदमी है जो इस समय उन गांव वालों के बगल में खड़ा था। उसके बाद वो आदमी खुद पे खुद ही वहां चलकर पहुंचा। उस आदमी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, भाई साहब मुझे पता है इसकी मौत कैसे हुई है, लेकिन आपको एक वादा करना होगा कि मैं अपनी सच्चाई बताऊं तो उसके बाद आप मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। उस आदमी की इस बात को मानकर गांव वालों ने जब सच्चाई का अनुमान लगाया तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। उस आदमी ने बताया कि ये रात के करीब 12:30 बजे की बात है जब आप ही के गांव का एक लड़का इस औरत के आगे भागता हुआ गांव में घुसा था। तो उस वक्त ये महिला अपने उल्टे कदमों के साथ हवा में उड़ रही थी और उसे मारने की कोशिश में थी। लेकिन कहते हैं ना, जिस आदमी की किस्मत खराब हो मुसीबतों का पहाड़ भी उसी के ऊपर टूट पड़ता है। वो बंदा तो बचकर भाग गया, लेकिन जब ये लड़का टॉयलेट करने के लिए एक खेजड़ी के पास गया तो उस खूंखार महिला ने उस बच्चे की गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में उठा दिया। उसका सर वजन से बीच से फटने ही वाला था कि उसने उसकी गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ दिया, जिस वजह से उसकी वहीं पर मौत हो गई। और उस वक्त मैं ये सब नज़ारा एक पेड़ के पीछे से छुपता हुआ देख रहा था। बार बार वो महिला अपने पति के बारे में पूछ रही थी। वो तो अच्छा था कि इससे पहले उसकी नज़र मेरे ऊपर आती कि मैं बगल में मौजूद कीचड़ में गिर गया, और कीचड़ में गिरने की वजह से शायद वो मेरे इंसानी रूप को सूंघ नहीं पाई। अब इस गांव के साथ क्या होने वाला था, गांव के सभी लोग यही सोच रहे थे। पहले तो वो सभी उस महिला की तलाश करने लगे, लेकिन ताज्जुब की बात तो ये थी कि किसी को भी उसके पाँव के निशान तक नहीं मिले। और उस आदमी ने बताया था कि वो एक चोर था और चोरी करने के उद्देश्य से इस गांव में पहुंचा था। लेकिन बाद में वो अपने आप को ही कोसने लगा कि कहाँ उसने डायनों के घर में कदम रख दिया है। जब ये सब बातें चल रही थी तो वहाँ पर ऋषभ भी मौजूद था, लेकिन वो चोर ऋषभ को नहीं पहचान पाया क्योंकि घनी अंधेरी रात में वो उसका चेहरा ही नहीं देख पाया। फिर कुछ देर के बाद ही सभी लोग उस डेड बॉडी को लेकर इधर उधर होने लगे, यानी कि उस डेड बॉडी को उसके घर तक पहुंचा दिया। लेकिन गांव में बर्बादी शुरू हो गई थी। सब कुछ खामोशी से चल रहा था, तो कहीं ना कहीं तूफान के आने का पहला संकेत भी था। ये पहली मौत थी जो इस बस्ती की नींव को हिलाने के लिए सक्षम थे। धीरे धीरे इस मौत के बाद गांव के अंदर सन्नाटा पसरने लगा। फिर करीब 2 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर वो रात आई जब उस गांव को कब्रिस्तान बनने से कोई नहीं रोक पाया। इस गांव के अंदर मौजूद लोगों में पहले ही दहशत के बादल मंडराने लगे थे, लेकिन अब जो होने वाला था वो सभी की सोच से परे था। ये शनिवार की बात है जब काली शक्ति अपनी चरम सीमा पर होती हैं। शनिवार की रात जब गांव में घनघोर सन्नाटा पसरा हुआ था और जिस घर में लक्ष्मण की मृत्यु हुई थी, आज वो घर एकदम खामोश था, क्योंकि शनिवार के दिन कोई बैठक नहीं करता। लेकिन इस वक्त ऋषभ अपने दोस्त नरेश के साथ गांव में मौजूद था। वो गांव के एक कुएं के पास बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। करीबन 9:30 बजने वाले थे और चारों तरफ वही वीरानियत का माहौल था। और इतने में उस गांव के सभी घरों के अंदर लाइट फ्लिपिंग होने लगी। और अब ऐसा माहौल होता देख दोनों के मन में सवालों की झड़ी लगने लगी। उस भयंकर सन्नाटे को तोड़ने वाली एक आवाज बहुत धीमे धीमे उन दोनों के कानों में पड़ने लगी कि मेरा पति कहाँ है। ऋषभ और उसके दोस्त को डराने के खातिर ये आवाज काफी थी। ऋषभ हिचकिचाते हुए अपने आजू बाजू में घूरने लगा, मगर पेड़ों के सूखे पत्ते और टूटी हुई सूखी लकड़ियों के अलावा वहां तो कुछ भी नहीं था। लेकिन उसके बाद एक हवा का झोंका सरसराता हुआ उनके करीब से निकल गया। गांव के अंदर कुछ और भी लोग मौजूद थे जो तबाही की आखिरी घड़ी को देखने वाले थे। उस जोरदार पसरे सन्नाटे के बीचों बीच उन्हें पायोले की छन की आवाज आई। ऋषभ के दोस्त को यह बात मालूम पड़ गई थी कि यहाँ कुछ अनहोनी घटने वाली है, जिस वजह से उसके दोस्त ने उसे यहाँ से निकलने का इशारा किया। लेकिन दूसरी पल उनके समक्ष वही महिला खड़ी हो गई जिसकी गर्दन 360 डिग्री के कोण पर घूमी हुई थी।
इस बार उस औरत ने ऋषभ का गला ना पकड़कर उसके दोस्त को पकड़ लिया और उसे तकरीबन 1 फुट हवा में उठा दिया। ऋषभ अपनी जान बचाने के लिए तुरंत ही भागने लगा और इस बार वो बिना पीछे देखे लगातार भागता रहा। ऋषभ तो किसी तरह अपने घर पहुंच गया और अपने घर को अंदर से लॉक कर लिया, लेकिन उसके बाद जब गांव से एक भयानक खबर आई तो पता चला कि शैतानों की बस्ती की उस महिला ने उसके दोस्त को बुरी तरह झंझोर दिया है और अब उसकी मौत भी हो गई है। गांव में तकरीबन 4 से 5 मौत हुई हैं। ऋषभ का तो पहले से बुरा हाल था और अब ये सुनकर वो पूरा अंदर तक टूट गया था। कहीं ना कहीं उसे लगने लगा था कि उसके द्वारा की गई गलती बहुत ही जल्द उसको भी सजा देने वाली है। किसी तरह शनिवार की उस रात काले बादल उस गांव के ऊपर से हटने लगे और उसके बाद ऋषभ गांव के सबसे अनुभवी दादा मणिलाल के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। जब मणिलाल दादा ने उसकी पूरी बात सुनी तो उसे भी बड़ा अफसोस हुआ कि ऋषभ ने किसी काली छाया को मुक्त कर दिया। यह काली छाया जितनी नॉर्मल थी अब लोगों के डर से उतनी ही ताकतवर बन गई और बहुत जल्द इस काली शक्ति का खौफ गांव में इस कदर मंडराने वाला है कि गांव के लोग इसके नाम मात्र से ही दहल जाएंगे। फिर मणिलाल काका ने बताया कि आप इस समस्या को लेकर गांव के बगल में रहने वाले तांत्रिक के पास लेकर जाएं। वही इसकी समस्या का एकमात्र हल कर सकते हैं, क्योंकि उनके अलावा इतनी क्षमता किसी के अंदर नहीं है कि वो इस काली शक्ति के बादल गांव से हटा सके। अगर वो भी ये ना कर पाए तो समझ लेना इस शक्ति का कोई तोड़ ही नहीं है। ऋषभ मणिलाल काका की सारी बातों को सुनकर एक बार फिर अपना माथा पकड़कर वहां से निकल गया और गांव के कुछ अनुभवी लोगों को लेकर उस तांत्रिक की टपरी में पहुंचा। मगर तांत्रिक के पास पहुंचते ही उस तांत्रिक ने बताया कि वो महिला अपने पति की तलाश में है। उसकी आत्मा सालों से अपने पति को ढूंढ रही है जो मर चुका है और किसी ने उसे मुक्त कर दिया है। उस बस स्टैंड की परछाई में उसे कैद किया गया था और किसी ने उसे मुक्त करके पूरे गांव का विनाश कर दिया। हो सके तो उस गांव को छोड़ दीजिए, उस काली शक्ति को अब कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। उस तांत्रिक की बातें सुनने के बाद गांव के सभी लोगों ने उस गांव को छोड़ने का निश्चय कर लिया, लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे थे जो इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे, जिस वजह से उन्होंने उस गांव में रहना ही सही समझा। लेकिन सिर्फ 3 या 4 दिन के अंदर गांव की लगभग आबादी उस कस्बे को छोड़कर निकलने लगी। धीरे धीरे चंदनपुर गांव एक खंडर के रूप में नजर आने लगा। किसी ने सोचा था ऋषभ का 1 घंटा जो क्रोध से भरा हुआ था वो पूरे गांव को दहशत के काले बादलों में डाल देगा। दोस्तों, इस विनाशक कहानी का अंत होने के बाद आज चंदनपुर गांव को एक कब्रिस्तान के रूप में देखा जाता है, लेकिन आज भी वो महिला अपने पति की तलाश करती है। इसी कड़ी में कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने उस स्थान को छोड़ा नहीं था, पर वो भी उस कस्बे को छोड़कर निकल गए। सब लोगों ने उस औरत की वजह से कुछ अपनों को खोया था और आज इस दिल दहला देने वाली घटना को काफी साल बीत चुके हैं, लेकिन उस गांव की वो गाथा आज भी उसको करीब से गुजरने वाले लोगों को हिलाकर रख देती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।